हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम पवार। और आज ही जो है चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई है, तो उससे ही रिलेटेड हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि कम टेक्निकल वे में आसानी से जो है चंद्रयान के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको अध्ययन किया जा सके, हर कोई को समझ में आए, ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए। तो आज पढ़ते हैं चंद्रयान के बारे में और टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे मैप से दिख ही गया होगा, इंडिया का लीप फॉर दी मून। तो अभी तक ऐसा करने में तीन ही देश सक्षम हुए हैं जो लैंड कर पाए मून में। तो ये इंडिया चौथा देश हो सकता है। इसके लिए क्या क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या आगे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है इसमें, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें देखेंगे। तो चलिए आज चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन, इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो ये इंडिया का जो है तीसरा मून मिशन है। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पर भारत का जो है ये तीसरा मिशन है। इसके पहले जो है 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी हो चुके हैं। और इसके पहले हमने लैंडिंग प्लानिंग नहीं की थी, मतलब दूसरे में की थी डेफिनेटली, जो कि सक्सेस नहीं हो पाई। पहले में हमने एक इम्पैक्ट प्रोब देखा था, हमने कुछ चीजें फेंक के देखी थी वहां पर हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, आने वाले समय में हम किस तरीके से जो है लैंडिंग कर सकते हैं, इसके लिए हमने वो एक इम्पैक्ट प्रोब ट्रायल किया था। उसके बाद देखते हैं तो लगभग दूरी कितनी है मून और अर्थ के बीच में, चंद्रमा और अर्थ के बीच में, तो ये 3,84,400 किलोमीटर है। आज तक के जो है सफल लैंडिंग करने में सक्षम जो है 3 देश ही रहे हैं। याद रखेंगे कौन कौन, तो यूएस, रशिया और चाइना। और कल जैसे मैंने फैक्ट भी बताया था, आज तक मात्र 12 लोग ही जो हैं आउट ऑफ 24 उतरे हैं। 24 लोग कुछ गए थे चंद्रमा में जो उतरे हैं। तो और 1972 के बाद से जो है कोई भी ह्यूमन नहीं गया वहां पे। इसके अलावा पहला देश होगा, अगर ये साउथ पोल के पास प्लानिंग किया है भारत ने जो है लैंड करने का, ऐसा करता है अगर, तो भारत जो है पहला देश होगा साउथ पोल के पास उतरने के लिए। अब ये एक जो पॉइंट है ध्यान रखेंगे, 1 डे ऑफ मून इज इक्वल टू 14 डेज ऑफ अर्थ, है ना। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। इससे मतलब जो मून की साइकिल है आपको मालूम है 14 दिन की रहती है, और जब वो एक 14 दिन में उसका जो है अर्थ के तरफ लगभग जो है एक ही फेस दिखाई देता है। तो वो एक फेस जब घूम के दोबारा से चेंज होता है तो लगभग वो पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। तो अभी जो मिशन भेजा जा रहा है इसमें जो रोवर होगा ये मून के 1 डे के हिसाब से जो है वहां पर ट्रेवल करेगा, जानकारियां एकत्रित करेगा। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हुई। आगे हम देखते हैं भारत की तरफ से जो पहले चंद्रयान मिशन जो भेजे गए थे, तो ये भी मैंने करंट के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। चंद्रयान 1 हमने भेजा कब? अक्टूबर 22, 2008 को। ये भी कहाँ से भेजा गया था? तो सतीश धवन आपका श्रीहरिकोटा का जो रिसर्च सेंटर है, स्पेस सेंटर है, वहां से भेजा गया था। 1380 केजी का था ये, और इसकी 2 साल की लाइफ थी। तो ध्यान रखेंगे PSLV C-11 से इसे भेजा गया था। ठीक, आगे देखते हैं कि कम्युनिकेशन विथ स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉस्ट इन अगस्त 29। तो 1 साल के भीतर जो है हमारा इससे कनेक्शन, संपर्क टूट गया था। ठीक, तो ये कुछ चंद्रयान से। तो हमको ये भी जानना है कि भारत कब से ट्राई कर रहा था। अभी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, और एनीवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 भारत ने जो लॉन्च किया था, ये GSLV Mark 3 M1 चंद्रयान रॉकेट से भेजा था। ठीक, 22 जुलाई 2019 को ये भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भेजा था। 6 सितंबर को लैंडिंग होनी थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं रह सकी। और हमने साउथ पोल में जो है लैंडर को लैंड कराने का जो प्रोसेस थी उसमें कुछ ग्लिच आ गया, इस कारण से जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस बार उसी खामियों को जो है रेक्टिफाई करके हमारे साइंटिस्ट ने फिर से ट्राई किया है, और फिर से अच्छी तरह से लैंडिंग हो सके। सॉफ्ट लैंडिंग जो अभी का ऑब्जेक्टिव है, मेन सॉफ्ट लैंडिंग का ही है। आगे इस पर मैं डिस्कस करूंगा सॉफ्ट लैंडिंग से क्या तात्पर्य है। तो अगर देखेंगे तो इस तरीके का कुछ ये हमारा रॉकेट था, जिसका नाम क्या बोला गया है? तो LVM-3 Mark 4 रॉकेट है।
GSLV या फिर क्रायोजेनिक फ्यूल से चलता है। ये क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब लिक्विड फ्यूल, ये सब जो इसमें फ्यूल होंगे ये सारे सॉलिड फ्यूल्स होंगे, ये बूस्टर्स हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर क्रायोजेनिक फ्यूल रहता है, जो लिक्विड फॉर्म में फ्यूल रहता है, जिसके कारण ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा दूर तक के और ज़्यादा भारी चीज़ को हम लेकर जा सकते हैं। ये रहता है आपका मेन पेलोड, इसी के अंदर जो है सैटेलाइट रहता है। ठीक, तो 14 जुलाई आज के ही दिन जो है इसका लॉन्च किया गया। 24-25 अगस्त 2023 को लगभग 40 दिन बाद ये लैंड करेगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। भारत जो है ये सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है काहे का, तो मून पर लैंड करने का। ये ध्यान रखेंगे, सेकंड ट्रायल है ये मून पर लैंड करने का। रॉकेट कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे, LVM-3 Mark 4 फैट बॉय कहा जा रहा है इसे। ये सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रॉकेट है, सबसे भारी रॉकेट है। तो ये कुछ जानकारियां हिंदी में भी है। आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ चीजें जो जानने लायक है हमारे। अब ये जो इसका पूरा ऑर्बिटर ऑर्बिशन होगा, किस तरीके से ये पहुंचेगा, तो ये कोई जैसे पृथ्वी से निकल के डायरेक्ट ऐसा मून पर नहीं पहुंचेगा। जो प्रोसेस है ये जैसे यहाँ से लॉन्च किया गया तो एक पहले अपना एक ऑर्बिट मारेगा, फिर दूसरा मारेगा, फिर ऐसा ऐसा करके जब ये अर्थ के ऑर्बिट से सीधे बाहर होके पुश करेगा खुद को, कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबी यात्रा करेगा। यहाँ पर सोलर एनर्जी के थ्रू इसे फ्यूल मिलेगा और थर्स्ट भी रहेगा जो इसके डायरेक्शन को सही करेगा। सारा केंद्र इसका कहाँ से होगा, तो पृथ्वी से होगा। भारत से जो इसे मॉनिटर किया जाएगा और इसे यहाँ भेजा जाएगा। फिर ये धीरे धीरे मून की ऑर्बिशन करेगा और धीरे 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 करके जो है ये लैंड करेगा कहाँ पर, मून की सरफेस में। तो इस तरीके का कुछ जो इसका प्रोसेस होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव। तो इस समय के जो उद्देश्य, 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। क्या, तो एक तो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना है हमको, सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग करना है। तो ये लैंडिंग से क्या तात्पर्य है, तो भविष्य में अगर भारत की तरफ से ह्यूमन मिशंस भी होते हैं या अगर स्पेस सेंटर में भी अगर कोई भारत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जैसे है, तो वहाँ से अगर हम कोई कैरियर का काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ लाना है, कुछ चीज़ छोड़ना है, तो वापस अगर हमको रीयूजेबल रॉकेट बनाना है, तो उसमें एक जो सॉफ्ट लैंडिंग की जो टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्टीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो फ्यूचर में कोई ह्यूमन मिशन भी अगर होता है, उसमें जब हमको उतारना है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसके लिए भी सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बोल रहा है कि रोवर को घूमते हुए डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कैप्चर करना है। रोवर मतलब जो रोबोट होगा वो मून की सतह पर ट्रेवल करेगा, लगभग मून के 1 दिन में वो रहेगा और कुछ जो है इन सीटू एक्सपेरिमेंट करना है, यथा स्थान पर कुछ वैज्ञानिक प्रयोग भी करने हैं। तो वो सारी चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव हैं। आगे आते हैं, इसके 3 कंपोनेंट हैं। क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और लैंडर है और रोवर है। तो 3 मॉड्यूल हैं इसमें, या 3 कंपोनेंट हैं। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर चंद्रमा की सतह से पहुंचेगा। वहां पर ये जो है इन 2 भागों को इससे अलग हो जाएंगे और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है कुछ अपनी रिसर्च स्पेस पर रह के करेगा और जो लैंडर और रोवर जो है ये नीचे जाएंगे। तो इनका कुछ डायग्राम भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है पूरा सैटेलाइट होगा। ये लैंडर मॉड्यूल होगा, ये इंटर मॉड्यूल एडाप्टर या फिर ये आपस में यहाँ से जुड़ा रहेगा। इसमें रोवर भी है, ये जो है इसके अंदर रोवर है। ये पूरा का पूरा लैंडर है। यहाँ पर देखेंगे इसके लेग्स बने हुए हैं, यहाँ पर इसके थर्स्ट देने के लिए जो है कुछ उसका आउटलेट बना हुआ है। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो इससे अटैच है, ये छूट जाएगा और ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो यही लिखा है कि 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट के आसपास जो है ये इससे अलग होगा, है ना। विल कैरी लैंडर एंड रोवर कन्फिग्रेशन टिल 100 किलोमीटर तो लूनर ऑर्बिट। अब ये प्रोपल्शन सिस्टम में एक चीज है जिसे कहा जा रहा है शेप, स्पेक्ट्रो पोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वातावरण में रिफ्लेक्शन से
और अलग अलग चीज़ों से, लाइट्स के रिफ्लेक्शन से कुछ अगर जानकारी मिल रही है वो कलेक्ट करना है कि अगर कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट मतलब कोई ऐसा ग्रह जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है जिसमें लाइफ के होने के चांसेस हैं, उसके लिए कुछ रिसर्च करेगा, है ना। फ्यूचर डिस्कवरीज ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट वुड अलाउ टू प्रोब इन वैरायटी ऑफ एक्सोप्लैनेट विच वुड क्वालिफाई फॉर हैबिटेबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं इसमें। आगे हम देखेंगे इसी के बारे में, प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में हिंदी में भी लिखा है, अगर नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे अब ये लैंडर, तो ये देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल था, इसमें से आप देखोगे ये लैंडर है, ये प्रोपल्शन सिस्टम अलग हो जा रहा है। तो लैंडर में क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, ये चीज़ है। तो एक देखते हैं, सबसे पहले रंभा नाम दिया गया है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये जो है सरफेस के पास प्लाज्मा और आयन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, उसमें कैसे बदलाव हो रहे हैं समय के साथ, ये सब चेक करेगा। फिर एक बोल रहा है चेस्ट। चेस्ट क्या है, तो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। तो ये क्या करेगा, कुछ वहाँ का थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में चेक करेगा। सरफेस, लूनर सरफेस जो होगी, स्पेशली कहाँ, पोलर रीजन में, क्योंकि साउथ पोल में लैंड होगा तो वहाँ पर कैसी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं ये सब चेक करेगा। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA, तो जो भी सिस्मिक एक्टिविटीज होंगी, क्या उस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, वहाँ की सिस्मिक एक्टिविटीज कैसी हैं, ये सब जांच करने के लिए ILSA है। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA, ये जो है एक्सपेरिमेंट करेगा मून के डायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए। तो ऐसे कुछ जो है ये लैंडर में डिवाइसेस हैं। आगे देखेंगे तो वही चीज हिंदी में है, पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आपको देखना होगा तो, है ना। मून की, चंद्रमा की प्रणाली की गतिशीलता को समझने के लिए एक निष्क्रिय प्रयोग होगा ये। आगे देखते हैं रोवर। तो आपको दिख रहा होगा ये एक रोबोट जैसा है, ये निकल कर आया, इसके व्हील है, एक सोलर पैनल है जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये रोवर में एक तो लेजर LIBS लिखा है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो ये क्या चीज करेगा, तो वहाँ पे कैसी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है और किस तरीके की चीजें लूनर सरफेस पे मिल सकती हैं, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। इसके अलावा एक APXS भी है, एक्सरे। तो ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पर एलिमेंट कैसे कैसे हैं, क्या वहाँ पर MgAl, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये आयरन, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये भी चेक करेगा कौन, तो ये दो डिवाइस रोवर के में जो अटैच हैं, ये चीज़ की जो है परीक्षण करेगा। तो हिंदी में भी इसके बारे में लिखा है, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे ये रोवर है। अब आते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब भाई दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करके चीज़ें करी जा सकती हैं, तो फिर ये सब प्रोग्राम क्यों कर रही है गवर्नमेंट, या फिर क्यों इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें। अच्छा, एक चीज़ की ये लगभग बोला जा रहा है कि 600 से 700 करोड़ के बीच में ये पूरा का पूरा हमारा मिशन है, ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें अगर देखें इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कुछ भारत के। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसे कि पूरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या मार्केट जो है स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी का, वो भारत के पास आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी कॉस्टिंग मात्र 600 से 700 करोड़ है। और आज की डेट में बहुत ही कम देशों का एक एलीट क्लब है जो कि इसमें काम कर रहा है। तो अगर भारत भी उसमें शामिल हो जाएगा तो दूसरे देशों के भी सैटेलाइट भेजना या दूसरे देशों के साथ जो है कोलैबोरेशन करके स्पेस प्रोग्राम्स करना, तो ये सब चीज़ में जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ठीक, एक मार्केट है, उसमें इंडिया आ सकेगा। इंडिया जो है फेमस है प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल या किफ़ायती बनाने के लिए। जैसे मंगलयान के बारे में भी आपने पढ़ा था, मंगलयान बोला गया था, उस समय एक मूवी आई थी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मूवी से भी सस्ते में मंगलयान या मिशन मंगल हुआ था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एक ऑटोमेटिक बहुत बड़ा मार्केट रेडी हो जाएगा, जहां इंडिया
के पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे इस फील्ड में। सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग और जो 3 ऑब्जेक्टिव थे शुरू में मैंने बताया, ऐसा अगर हो जाता है तो सिर्फ स्पेस तक ही नहीं, हमको अगर दूसरे ग्रह भी जाना है या दूसरे किसी भी चीज़ में हमारे मिशंस भेजना है तो उन सब के लिए हमारे को जो है हेल्प हो जाएगी, या स्पेस स्टेशन से हमको किसी को वापस लाना है, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना है, तो सब में सॉफ्ट लैंडिंग काम आएगी। स्पेस सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी तक हम देखेंगे भारत में जो है एक ही एजेंसी थी जो सारे कार्य कर रही थी, इसरो, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं किसमें, स्पेस सेक्टर में। इसके अलावा और क्या फायदे हैं इंडिया के लिए, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है मून मिशन या स्पेस प्रोग्राम जो भी इंडिया में हो रहे हैं उसके लिए, तो देखेंगे सर्विलियंस या फिर जो निगरानी रखना। हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे पड़ोसियों से भी हमारे कुछ विवाद हैं, तो उन सब के लिए जो है बारीकी से हम सर्विलियंस कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, अगर हम अपना स्पेस प्रोग्राम, एक अच्छा स्पेस प्रोग्राम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। मान लीजिए कि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ जैसे अभी त्रासदी हो रही है, फ्लड आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, तो इसका भी एक असेसमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है किससे, स्पेस के थ्रू, अगर वहाँ से हमारी सैटेलाइट्स के थ्रू। प्लस अगर डिजास्टर कोई मान लीजिए सुनामी है या कोई इससे रिलेटेड और वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो ये सारा चीज़ जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू और जल्दी हो सकता है। फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग होती ही है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये सारे कारण से हम देखेंगे तो इंडिया के लिए स्पेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए स्पेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट को अगर प्रॉपरली केटर करना है, वेलफेयर करना है सिटीजन्स का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया का एक अच्छा स्पेस प्रोग्राम होना। तो ये कुछ खास बातें थी हमारे आज के टॉपिक के बारे में। 24-25 अगस्त को लैंडिंग होगी, उसके बाद और इसमें कुछ निकल कर आएगा। तो इसमें कोशिश की है कि कम कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सके, या मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद है ये सब आपको ब्रीफली में समझ में आया होगा, और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।